गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 9 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पूरा सेशन एंड तक देखिए आराम से। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाती है। ओके, आइए शुरू करें 9 अक्टूबर के करंट अफेयर को। आज भी हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो नोबेल प्राइज से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज को अनाउंस किया गया है 2024 के लिए। तो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज 2024 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा 2024 में फिजिक्स या भौतिकी के लिए जो नोबेल प्राइज है यह जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। आंसर हो जाएगा आंसर सी। कौन कौन है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि नोबेल से जो भी डिटेल में आपको बताऊं, जो भी क्वेश्चन है उसे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, रेफरेंस क्वेश्चन बताए थे, और देखिए भौतिकी के नोबेल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, तो पूरी डिटेल जानेंगे, क्यों दिया गया इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए 8 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा की है। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2024 के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। इनमें से जॉन की बात करें तो जॉन हॉपफील्ड यूएसए से बिलोंग करते हैं और जेफरी हिंटन की बात करते हैं तो ये यूके के हैं। कहां के? यूनाइटेड किंगडम के। तो संयुक्त रूप से इनको दिया गया है फिजिक्स का नोबेल 2024 में। दिया क्यों गया? तो देखिए इनके जो डिस्कवरी है, जो आविष्कार है, जो इनोवेशन है, उसके लिए इन्हें दिया गया है फिजिक्स का नोबेल, जो कि नॉर्मली देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए इन्हें दिया गया है। देखिए होता क्या है, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं बहुत ही इजी वे में। हमने किसी भी चीज को हाथ लगाया, अगर हमने गर्म चीज को हाथ लगाया तो अगर हम जल जाते हैं तो अगली बार हमको पता होता है कि हमको गर्म चीजों को नहीं छूना है। हमने ठंडी चीजों का हाथ लगाया तो अगली बार हमको पता होता है कि ठंडी चीजों का हाथ लगाने पर कैसा रिएक्ट करेगी। ये हमको कैसे पता है? हमारे ब्रेन में जो न्यूरल्स नेटवर्क है उसके आधार पर हमको ये चीजें डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। देखिए हमें किसी ने कोडिंग तो की नहीं है इस चीज की, है ना, कि हमको किस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी को, हमको पहले से पता है। तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क से हमारा, वो हमको ये चीजें समझने में मदद करता है। अब इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का, ताकि मशीन लर्निंग को और इजी और सक्षम बनाया जा सके। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मशीन लर्निंग को। देखिए मशीन लर्निंग क्या होता है? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो मशीन को या कंप्यूटर को, स्पेशली बोले तो कंप्यूटर को, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी उसमें कोडिंग के, उसे एक्सपीरियंस और उसकी लर्निंग से सीखने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम अमेजन पे कुछ भी अगर देखते हैं तो आपको पता है फिर हमारे सारे फीड में हम कहीं भी देखते हैं तो वो चीजें हमको दिखने लगती है जो हमने सर्च किया है। तो ये नॉर्मली एक कोडिंग है। लेकिन अगर आप सोचिए मशीन खुद ये चीजें सोचने लगे कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, बिना कोडिंग के, बिना सीधे सीधे प्रोग्रामिंग किए, केवल उसके एक्सपीरियंस से ही वो मशीन सीख लेगी और आपके लिए रिएक्ट कर देगी। ओके, तो ये है क्या? मशीन लर्निंग। मतलब जो मशीन है, कंप्यूटर है, वो खुद ही आपकी भावनाओं को समझ के अपने अनुभव के आधार पर उस चीज में रिएक्ट करने लगे बिना कोडिंग के। तो ये मशीन लर्निंग तब होगी जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप किया जाएगा, और इन दोनों ने मिलकर इसी नेटवर्क को तैयार करने का फाउंडेशन रखा है, ताकि मशीन लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और जो मशीन है वो खुद ब खुद अपने अनुभव के आधार पर चीजों को ऑब्जर्व कर सके। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब सोचने की क्षमता विकसित कर पाए। तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको विकसित करने के लिए, एक एप्लीकेशन के तौर पर विकसित करने के लिए इनको नोबेल दिया गया है हाल ही में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया 2024 में। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 के फिजिक्स के नोबेल से हाल ही में सम्मानित किया गया। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम आगे देखते हैं नोबेल प्राइज की,
तो सबसे पहली बार विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन 1901 में एक्सरे की खोज के लिए इन्हें दिया गया था फिजिक्स का नोबेल। इंडिया की बात करें तो इंडिया से सबसे इंपॉर्टेंट सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा। 1930 में इन्हें फिजिक्स के या भौतिकी के नोबेल से सम्मानित किया गया था। रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। 2023 में लास्ट ईयर एनी एल व्हिलियर, पीरे एगोस्टिनी और फेरेंस क्राउज, इन्हें संयुक्त रूप से 3 लोगों को फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया था और अब 2 लोगों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल 2024 में, एक यूएसए से है और एक यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो बेसिक चीजें यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इजी वे में आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि दोनों को फिजिक्स का नोबेल किस खोज के लिए दिया गया है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा। आगे आते हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। दीपा कर्माकर 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था ना, उसके बाद काफी सुर्खियों में थी। अब प्रोडोनोवा वोल्ट, जो कि एक जिम्नास्ट का एक मेथड होती है, बहुत ही टफ, बहुत ही रिस्की, उसको करने वाली जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर। तो 2016 में रियो ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज लेकर नहीं आ पाई थी। बहुत ही मतलब एक शॉर्ट रेंज से बच गए थे ये ब्रॉन्ज लाने में, मतलब थोड़े से अंक रह गए थे, लेकिन फिर भी एक टफ जिम्नास्ट का जो मेथड है उसको करने के लिए दीपा कर्माकर को याद किया जाता है। तो दीपा कर्माकर ने अब संन्यास की घोषणा की है। ये भारत के त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है दीपा कर्माकर। ठीक है, इनसे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस में, तो याद रखिएगा कहां से है ये, त्रिपुरा से। डिटेल देखेंगे। हाल ही में भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की और इनका संबंध है त्रिपुरा राज्य से। ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट, यह भी एक उपलब्धि है। भले ही मेडल नहीं आया, लेकिन भारत की फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, चूक गई थी, लेकिन फिर भी सुर्खियां काफी मिली थी दीपा कर्माकर को। प्रोडोनोवा क्वीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडोनोवा वॉल्ट है ना, बहुत ही टफ जिम्नास्ट की एक मेथड है और भाई बहुत ही रिस्की है। अगर यहां पर गलती हो जाती है ना, तो या तो गर्दन की हड्डी टूटेगी या फिर सिर फट जाएगा, तो बहुत ही रिस्की है। ठीक है ना। दीपा कर्माकर त्रिपुरा से है। खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और फिर आगे चलकर 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और फिर 2017 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मेडल नहीं आया, लेकिन फिर भी पद्मश्री मिला था। तो आप समझ सकते हैं उपलब्धि कितनी बड़ी रही होगी दीपा कर्माकर की। किस राज्य से? तो यह भारत के त्रिपुरा राज्य से है। जिम्नास्ट, हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। आगे बढ़े। ओके, आज का ऑफर ऑफ द डे आपको पहले बता देता हूं। तो आज आप सभी के लिए देखिए, जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच कोर्स यहां पर अवेलेबल है, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का फाउंडेशन कोर्स इस सिंगल जनरल स्टडी के फाउंडेशन कोर्स में मिलता है। बायलिंगुअल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। ओके, कोई भी आपकी क्वेरी है अदर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर में रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देर किए आप ज्वाइन कर सकते हैं जनरल स्टडी फाउंडेशन कोर्स को। 4 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन पर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। थर्ड क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में विस्तार किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको आरबीआई के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए कि आरबीआई में एक तो होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं अदर, जिन्हें कहा जाता है डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है एम राजेश्वर राव, एम आर राव के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल अभी 2024 में खत्म हो रहा था। तो क्या किया गया कि इनका कार्यकाल जब खत्म हो रहा था
तो इनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 2024 में। ठीक है, यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव के कार्यकाल में विस्तार किया है। एम राजेश्वर राव का टेन्योर अक्टूबर 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो 4 होते हैं, है ना। टेन्योर नॉर्मली 3 साल का होता है, लेकिन फिर इनको बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, ये प्रावधान है ना। रिजर्व बैंक की जो रूल बुक है उसमें प्रावधान है कि डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल सेंट्रल गवर्नमेंट आगे एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अधिकतम 5 साल तक, और नॉर्मल केस में कार्यकाल 3 साल का होता है। आप यहां पर एक ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गवर्नर शक्तिकांत दास है वर्तमान में। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो एमडी पात्रा, एमआर राव जिनका कार्यकाल बड़ा है, ठीक है, श्री टी रविशंकर और श्री स्वामीनाथन जे। तो ये 4 हो गए डिप्टी गवर्नर और 1 हो गए गवर्नर। कौन? शक्तिकांत दास। कार्यकाल 1 साल का अक्टूबर 2024 में किसका बढ़ा? एमआर राव का। ठीक है। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा लाओस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है लाओस। और आपको आसियान के बारे में भी इतना तो पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह आसियान के नाम से एक संगठन है ना। तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन लाओस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 10 से लेकर 11 अक्टूबर तक। लाओस की कैपिटल है वियंताने, जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। 21वां आसियान इंडिया समिट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के पीएम हैं यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, और एक्ट ईस्ट जो कि इंडिया की पॉलिसी है उस पर चर्चा की जाएगी लाओस के साथ में, है ना। इसके पहले जो 20वां आसियान इंडिया समिट थी 20वीं, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई थी लास्ट ईयर 2023 में। और अब 2024 में 21वीं आसियान इंडिया समिट का आयोजन लाओस में किया जाने वाला है। एक्ट ईस्ट, देखिए पहले हमारे यहां चलती थी लुक ईस्ट पॉलिसी। ऑलमोस्ट 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। उसका मतलब होता है पूर्व की ओर देखो। मतलब एशिया के जो दक्षिण पूर्वी देश है या पूर्वी देश हैं उनके साथ भारत एक राजनीतिक और जो व्यापारिक संबंध है वो स्थापित करेगा, शांति स्थापित करेगा। लेकिन वहां पर था लुक ईस्ट। अब उसको 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसको कर दिया गया एक्ट ईस्ट, कि भैया देखो मत, उनके साथ काम करो। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस पर चर्चा की जाएगी नॉर्मली आसियान इंडिया समिट में आसियान देशों के साथ, है ना। तो यहां पर बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ भारत इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेगा मिलकर, यही एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, है ना। 2014 में लुक ईस्ट की जगह लाई गई थी। ओके, आसियान इंडिया समिट की शुरुआत 2002 में कंबोडिया में की गई थी। 20वां आसियान इंडिया समिट 2023 में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया। डन। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे कहा जाता है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह। अभी तक कुछ समय पहले तक 10 मेंबर कंट्री थी, लेकिन जो ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते के नाम से जाना जाता है, ये 11वीं मेंबर कंट्री बनी है आसियान की। ओके, तो अब 11 कंट्री है आसियान में। 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी आसियान के मेंबर कंट्री है। ठीक है, और 11वां कौन जुड़ा? ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? देखिए पहला फैक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है सतना। मेहर माता मंदिर एक शक्तिपीठ है,
उसके लिए जाना जाता है। तो यहीं पर मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि रही है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है और इस साल 2024 में इसके 50वें संस्करण का आयोजन किया गया। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 50वां संस्करण। यहां पर अलाउद्दीन खां की बात करें तो ये बहुत ही फेमस सरोद वादक रहे हैं, सरोद वादक। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मध्य प्रदेश के मैहर में। एसएससी एमटीएस में देखिए इन पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादक। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के 50वें एडिशन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है ना, वो इसका आयोजन करवाती है। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इसका आयोजन करवाता है। यहां पर उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र में हुआ है, फिर इंडिया आ गए और फिर मैहर में आकर कर्मभूमि के इन्होंने बनाया। सरोद वादक थे। मैहर घराना संगीत घराना है एमपी के मैहर का, उससे बिलोंग करते हैं। 1958 में पद्म भूषण और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही फेमस है इसलिए बोल रहा हूं, याद रखना। 1958 पद्म भूषण और 1971 पद्म विभूषण, उस्ताद अलाउद्दीन खां। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है? तो अभी देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट आया उसका। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम की है ना। ये अगर हम देखें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मली काफी बार इनकी गवर्नमेंट बन चुकी है। अभी भी इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं की आई है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये पार्टी मेंबर। तो 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 के रिजल्ट आए। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, विधानसभा में, जिस पर इलेक्शन हुए। 46 पर देखिए बहुमत का आंकड़ा था। चुनाव में जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीट जीतकर यह राज्य की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट 41 से 42 सीटें अपने नाम की। ऑलमोस्ट बोला क्योंकि यहां पर एक डेटा मुझे फिक्स हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी इतना याद रख लो क्योंकि हरियाणा के भी लेट नाइट तक थोड़े रिजल्ट आगे पीछे थे, तो दोनों के बारे में, रिजल्ट के बारे में आपको प्रॉपर कल के सेशन में बता दूंगा, प्रॉपर सीट भी बता दूंगा। अभी केवल इतना याद रख लो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में, ये गवर्नमेंट बनाएगी और उमर अब्दुल्ला आई थिंक सीएम बनेंगे यहां पर। और हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी, देखिए जो एग्जिट पोल के नतीजे थे हरियाणा में वो बिल्कुल उलट आए हैं। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की गवर्नमेंट बना रहे थे हरियाणा राज्य में, लेकिन इसके विपरीत ऑलमोस्ट 50 सीटें आ रही है बीजेपी को। तो बीजेपी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है वापस लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो कल मैं उसका प्रॉपर आपको पूरा डेटा दे दूंगा, जम्मू कश्मीर का भी और आपको हरियाणा का भी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेकंड पर बीजेपी है और थर्ड पर फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है 6 सीटों के साथ। अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो अक्टूबर 2024 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को हाल ही में मंजूरी दी है ताकि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट किया जा सके टूरिज्म को लेकर। तो एशियाई विकास बैंक ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है ना। ओके, पर्यटन को सुधारना हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्य उद्देश्य। यह जो लोन आया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए दिया गया है ताकि राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, टूरिज्म को डेवलप किया जा सके, जो टूरिस्ट प्लेस है उनको डेवलप किया जा सके और राज्य में टूरिज्म को बढ़ा सके। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है एशिया का,
जो एशियाई देश है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक काम करता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में। प्रेसिडेंट मात्सुगु असाकावा वर्तमान में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पहला फैक्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया 2024 में? तो आयोजन किया गया है पेरू के लीमा में, ठीक है, 4th एडिशन है। मेडल टेली में इंडिया रहा है फर्स्ट प्लेस पर, पहले स्थान पर। यह शूटिंग प्रतियोगिता है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 4th एडिशन पेरू के लीमा में आयोजित किया गया और भारत पहले स्थान पर रहा है पदक तालिका में। अगर हम मेडल टेली देखने जाते हैं तो इंडिया ने 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 24 मेडल अपने नाम किए शूटिंग में। तो 24 मेडल के साथ इंडिया पहले स्थान पर, 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। सेकंड पर आता है इटली 13 मेडल और थर्ड पर है नॉर्वे 10 मेडल के साथ, ठीक है। तो यहां पर हो गई ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको गोल्ड विनर यहां पर मेंशन कर दिए, पीडीएफ एप्लीकेशन से ले लीजिएगा और वहां पर ये जो गोल्ड विनर है एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप क्योंकि ये पूछे नहीं जाएंगे। फिर भी गोल्ड विनर यहां पर मैंने आपको बता दिए। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। 4th एडिशन पेरू के लीमा में हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें मेडल टेली में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इस खेलों का आयोजन करवाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ये अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, पहला विदेशी कैंपस है, ठीक है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए स्किल सिखाने का काम करता है, नीतियां बनाता है और थोड़ा सा नॉर्मली स्किल डेवलपमेंट के लिए ये इस सिखाने के काम के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड UAE की राजधानी दुबई में अपना पहला फॉरेन कैंपस खोलेगा, ठीक है ना। इस परिसर की शुरुआत 2025 तक हो सकती है, काम चल रहा है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में नॉर्मली देखिए शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा और MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो ऑल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड की स्किल सिखाने का काम करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। पहली फॉरेन शाखा खुलेगी UAE में, ठीक है ना। तो भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये काम करती है और इसका वर्तमान में ऑपरेट या कैंपस देखें तो नई दिल्ली, कोलकाता और आंध्र प्रदेश में इसका कैंपस भारत में देखने को मिलता है। विदेश में पहला कहां खोला जाएगा? UAE में। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार KKN दारूवाला का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो KKN दारूवाला हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब पद्मश्री इनको दिया जा चुका है और अंग्रेजी साहित्यकार है। इनको पद्मश्री दिया गया था 2014 में। कब दिया गया? 2014 में, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित फेमस इंग्लिश पोएट और पोएट बोलने, कवि बोलने, साहित्यकार बोलने, IPS ऑफिसर हैं KKN दारूवाला। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनकी पुस्तक एक काफी फेमस है, द कीपर ऑफ द डेड। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में, ठीक है। 2014 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। KKN दारूवाला अंग्रेजी साहित्यकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो 9 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को यहां पर हमने डिटेल में समझा।
अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उनके रिवीजन की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? ये विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन, कल हमने बात की थी। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर है? तो यह है गुड़िया। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो यह है राजकुमार हिरानी, है ना। चर्चा मेरा बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बिजनेस रेडी इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंघी बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता? तो यह जीता है भाई पंकज आडवाणी ने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या था? सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो जोहर कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर थे। अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। असीरगढ़ का किला कहां पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला। ठीक है, विशेषता यह कि अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ का किला ही माना जाता है। ऑलमोस्ट 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किले पर अकबर का आक्रमण था, जब वो दक्षिण भारत से पलट के आ रहा था। उसके बाद वो बीमार हो जाता और फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, काफी टाइम से मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो एक बार देख लीजिएगा। 1605 ईस्वी में मृत्यु होती है अकबर की, देख लीजिएगा, आसपास ही है। असीरगढ़ का किला कहां पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। ठीक है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा कहां पर? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात, है ना। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हमारे आंसर हो गए। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी असीरगढ़ के किले को कहा जाता है, और खानदेश, है ना, कभी बुरहानपुर को ही कहा जाता था एमपी के दक्षिण में। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया गुजरात। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इंटरेस्टिंग। भारत में किसे पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।